नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज मोदी एंड कंपनी एंड अंधभक्तों की टीम को अदालत में बड़ा झटका लगा है। ये झटका जज साहब ने नहीं लगाया है, ये झटका उन्हीं के खेमे के एक झंडा बरदार ने लगाया है। हेमंत भाई को ले आइए पहले स्क्रीन पर, तब थोड़ा कहानी आगे बढ़ावे और उन्हीं की जुबानी सुना जाए आगे कहानी। स्वागत है हेमंत भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने महापुरुष, जितने आइकॉनिक फिगर हैं इनके पास, सब उधार के सिंदूर हैं, सारे के सारे। लेकिन जो पहला उधार का सिंदूर था, संघ से उसका भी टकराव था। लेकिन आखिरकार विचार वैचारिक साम्यता दोनों में थी और उसी वैचारिक साम्यता की वजह से आजादी के बाद जब कोई महापुरुष, कोई आइकॉन नहीं था इनके पास, तो सबसे पहले चोरी किया, उधार का सिंदूर लगाया सावरकर के नाम का। और सावरकर के नाम के पहले वीर को बड़ी जोर से, मतलब दम लगा के बोलना शुरू किया, वीर सावरकर, उस पर विशेष जोर दिया। और राहुल गांधी जब से राष्ट्रीय फलक पर उभरे, उन्होंने दो लोगों को, दो विचारों को बहुत खुल करके टारगेट किया, निशाने पर लिया। एक संघ और एक सावरकर, डबल एस, मोदी जी के अंदाज में डबल एस, संघ और सावरकर। सावरकर को निशाने पे लिया तो अदालत में खींच लिया। वो आप जानते हैं कैसे किया जाता है, किसी को आगे कर दिया जाता है, तुम परिवार के हो, चलो लड़ो, चिंता कोई बात नहीं है, लड़ो। सावरकर के प्रपौत्र को, परपोते को आगे भिड़ा दिया गया। अब यहीं पर गड़बड़ हो गई। कई बार क्या होता है, भावनाओं में बह जाता है आदमी और सच बोल देता है। राहुल गांधी के वकील के सामने भरी अदालत में सावरकर के प्रपौत्र ने अपने ही परदादा पूरी कहानी खोल दी, पूरी कहानी खोल। इस कहानी के खुलने के बाद आप चले जाइए फेसबुक पर, एक्स पर, आप ढूंढिए ट्रोल्स, नदारद, गायब, मैदान छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो सामने सावरकर की फोटो लगा करके तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, आज मोदी का पूरा सिस्टम त्राहिमाम कर रहा है। इस खबर को दबाने की जिम्मेदारी अब पालतुओं पर है कि खबर दबा दी जाए, खबर आप तक न पहुंच पाए कि क्या घटना कर। लेकिन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी, ये आप सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। 3 बार मांगी थी, 4 बार मांगी थी, 5 बार मांगी थी। ये अलग अलग जगहों पर आप पढ़े होंगे, अलग अलग आंकड़े। लेकिन आज सावरकर के परपोते ने, जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर के राहुल गांधी से मोर्चा ले रहा था, उसने अदालत में कहा, माय लॉर्ड, मेरे परदादा ने 10 बार माफी मांगी थी, 10 बार माफी मांगी थी। अब बताओ, यहां तक तो फिर भी चलता कि चलो 10 बार माफी मांगी थी भाई, उस समय अंग्रेजों से बचने के लिए लोग माफी मांग लिया करते थे। लेकिन उसी अदालत में सात्विकी सावरकर ने कहा कि मेरे परदादा ने तो 10 बार माफी मांगी थी, लेकिन उसी दौर में बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी थी। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा जो नैरेटिव का घड़ा था उसको फोड़ने वाला हथौड़ा और क्या हो सकता है, इससे तगड़ा हथौड़ा। मैं आपको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के दर्शन कराऊंगा। जब मोदी जी के आप दर्शन करोगे तो सावरकर के दर्शन अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के भीतर सावरकर कई गुना जोड़ करके विराजमान है, कई गुना। अब हम गिनती नहीं बताएंगे 10 बार 15 बार, लेकिन आप सब जानते हैं 88 बार 90 बार हो चुका है, कुछ लोग बताते हैं 100 बार हो चुका है। तो पहले मोदी जी के दर्शन कीजिए। लाइए भैया, फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये फोटो आप गौर से अपने जेहन में बिठा लीजिए कि कौन किसके फोटो के सामने हाथ जोड़ के बैठा है।
इसके बाद आप जब माफी की गिनती करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन किसकी फोटो के सामने बैठा है। अब खाली फोटो तक अगर आपको डाउट है तो आप मोदी को सुन लीजिए। भैया एक क्लिप है मन की बात, सुना दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। निर्भीक और स्वाभिमानी, सुना होगा आपने, निर्भीक और स्वाभिमानी। अब हेडलाइन दिखाइए, दोनों शब्द याद रखिएगा, निर्भीक, स्वाभिमानी, साहसी, अंग्रेजों से लड़ने वाले, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र। राहुल गांधी पर मानहानि केस, पुणे में सावरकर के पड़पोते का बयान, सावरकर ने अंग्रेजों को 10 दया याचिकाएं दी थी, माफीनामा। आगे चलिए, आगे चलिए। ऐसे वीर थे वो, सावरकर ने अंग्रेजों से 10 बार माफी मांगी, पोते ने कोर्ट में माना, कोर्ट में आज अदालत में माना है। ऐसे वीर थे। थोड़ा सा बीच में और चलिए खबर के, और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। लाइए, दक्षिणपंथी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक विशेष सांसद विधायक एमपी एमएलए अदालत के सामने बड़ा बयान दिया है। मानहानि के एक मामले में गवाही देते हुए सत्यकी ने स्वीकार किया कि उनके दादा पीडी सावरकर ने अपनी सजा कम कराने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने 10 बार दया याचिकाएं दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि उसी दौर के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने झुकने या दया याचिका दायर करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। मतलब वो गर्व से बता रहा है कि मेरे जो परदादा थे उन्होंने 10 बार माफी मांगी और उस दौर में बाकी जो लोग थे वो 1 बार नहीं मांगे। चलाइए आगे। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का जिक्र, जिरह के दौरान सत्यकी ने कहा कि यह सच है कि उसी दौर के अन्य क्रांतिकारी जैसे राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान ने कोई दया याचिका दायर नहीं की थी। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर खुद को युद्धबंदी मानने की मांग की थी या और किसी भी तरह की रियायत या नरमी से इनकार कर दिया था। लेकिन मैं यह जानता हूं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंत तक अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये सावरकर का परपोता बता रहा है कि अशफाक उल्लाह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, भगत सिंह ये जान दे दिए, फांसी पर लटक गए, लेकिन माफी नहीं मांगी। और वहीं समानांतर सावरकर वो 10 बार माफी, और माफीनामे की लैंग्वेज मैंने कई प्रोग्रामों में माफीनामा 3-3 माफीनामा पढ़ के सुनाया है, बिल्कुल कोट अनकोट। वो लैंग्वेज कि मेरे माई बाप टाइप का एकदम वो भाव कि हम आपके सेवक हैं, आपके पुत्र हैं, हमें सेवा करने का मौका दीजिए, आपकी सरकार की हम सेवा करेंगे, आपके राजा की सेवा करेंगे, उस टाइप का भाव था। फिर अब इसके बाद राहुल को मैं सुनवाऊंगा, लेकिन पहले हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, बड़े दिन से ये सात्विकी सावरकर और राहुल गांधी का केस जो है चल रहा था। आखिरकार आज राहुल गांधी के वकील ने जिरह के दौरान सब कबुलवा लिया। अब नरेंद्र मोदी, तेल चित्र लगा है, आपको पता होगा, तेल चित्र लगा है संसद। मोदी जाते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, पुष्प रख के हाथ जोड़ते हैं कि सबसे वीर, सबसे प्रतापी। अब इस वीर का
कथित वीर, माफी वीर, इस माफी वीर का हम तो ये सवाल करते हैं कि संसद में तेल चित्र क्यों होना चाहिए, जिसका परपोता भी आज कबूल लिया कि 10 बार अंग्रेजों से माफी मांगा। गुलामी के प्रतीक पूरे देश से मिटा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और गुलाम हमको बनाने वालों से माफी 10-10 बार मांगने वाला क्यों संसद में विराजमान? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो ये दक्षिणपंथी समूह है मोदी जी का, उनके सारे आरएसएस का और सारी चीजें, उनके लिए बड़ा भारी दिन है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के जो इकलौते फ्रीडम फाइटर थे, उसको ये सब अपना वीर सावरकर के नाम पर सब जगह प्रचारित करते थे। अब त्रासदी क्या हुई कि सावरकर के खुद के पड़पोते सत्यकी ने जो बातें बताई हैं, वो इन सबको जो है एक्सपोज करते हैं कि क्यों ये इतिहास बदलने पर आता है। ये देखना पड़ेगा आपको। अभी तक पब्लिक डोमेन में हम लोग क्या जानते थे कि उन्होंने 5 माफियां मांगी, 5 का जिक्र आता है। ये तो सत्यकी कह रहे कि 10 बार माफी मांगी, और कोर्ट में जिरह के दौरान, यानी कि ऑन रिकॉर्ड। और ये केस वैसे ही नहीं है, पुणे की अदालत में जो ये केस चल रहा है स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में आशीष भाई, उसमें ये केस पहले भी निपट सकता था। राहुल गांधी ने कहा नहीं मैं इसको फैक्ट्स के ऊपर कंटेस्ट करूं, और तब जाकर के ये जिरेबाजी की बात चली। अगर राहुल गांधी मतलब उस साइड से स्टेप कर सकते थे, क्योंकि बार बार हेरासमेंट होती है आने में जाने में, उनका नहीं आई विल कंटेस्ट इट ऑन मेरिट्स। और मेरिट का हाथ ये हुआ कि उनका जो वकील है उसने जब इस पे जिरह की, तो इन्होंने क्या कहा, वो कोर्ट एंड कोर्ट देखने की बात है। वो कहते हैं, जो भी मैं कह रहा हूं सत्य की सावरकर की तरफ से कह रहा हूं, कोर्ट सावरकर ने 5 बार नहीं 10 बार दया की भीख मांगी थी। पड़पोते सत्य की सावरकर का कबूलनामा कोर्ट के अंदर है ये, और अदालत ने माना कि अंडमान की जेल में पहुंचने के 1 महीने के भीतर लिखी थी पहली दया याचिका। ये लिखा कोर्ट के अंदर जिले में, ये रिकॉर्डेड है। ये चित्रांश या हेमंत अत्री नहीं कह रहे। जैसे वो माफीनामे ऑन रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास आर्काइव्स में, वैसे ही ये गवाही भी अब पुणे की स्पेशल कोर्ट में दर्ज है। और साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या कहा कि जब सावरकर दया की फरियाद कर रहे थे, उसी दौर में भगत सिंह और उनके जो साथी थे वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, उन्होंने ना माफी मांगी ना समझौता किया। तो अब समझिएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ फरियादी कौन है इस केस में, आपको पता है? खुद सत्य की वीर सावरकर के परपौत्र जो है वही अपीलेंट है, उन्होंने ही कंप्लेंट दर्ज कराई है और वही ये बात कर रहे। फिर राहुल गांधी ने क्या गलत कर दिया? राहुल गांधी तो यही तो कहा था कि भाई मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मेरा नाम राहुल गांधी है। इस तो बात चली थी, और मैं माफी नहीं मांगूंगा, अपनी जान दे दूंगा। सो अब डेफेमेशन किस बात करेंगे? माफी की बात है, खुद मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। तो आप बता रहे हो कि 10 बार माफी मांगी थी, ये रिकॉर्ड की बात है। फिर इसमें माना नहीं खा रहेगी, मुझे ये बताइए। और जो महानता के पैरामीटर देखिए भाजपाइयों के आरएसएस के हैं आशीष भाई, वो मेरे और आपसे मैच नहीं कर सकते, उनके पैरामीटर्स अलग है। ये आप हमेशा से मान के चलिए। जब कुछ कभी आप इस पे पूछा किसी बीजेपी वाले से कि वीर सावरकर का नाम वीर कैसे पड़ा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा उन्होंने खुद का नाम खुद ही वीर लिख दिया था। महावीर लिख लेते हैं, शूरवीर लिख लेते हैं, उससे बड़ा कोई एडजेक्टिव हो तो आपको ज्यादा हिंदी आपकी बेहतर है, वो आप बता दीजिएगा, वो रख लेते हैं। चिड़िया पे बैठ करके बाहर वो करके आते थे। ये मतलब किंवदंतियां। देखिए, आजादी का जो आशीष भाई आंदोलन है, उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड है, बहुत बड़ा हिस्सा। और जहां छोटा मोटा गैप मिलता है, वहीं पर ये उस इतिहास को पलटने की फिराक में रहते हैं। वीर सावरकर इज वन पार्ट। उसके बारे में ज्यादा बात करने का इसलिए फायदा नहीं क्योंकि उनके परपौत्र ने सारी बात बता दी। ये चीजें पब्लिक डोमेन में, बस फिगर नया आया है। अभी तक ये था कि 5 बार माफी मांगी थी, वो कह रहे कि 10 बार माफी मांगी। ठीक, तो मुकदमा तो चलो मेरिट पे जो भी पूना की अदालत करेगी नहीं करेगी। सवाल केवल ये है कि कब तक इस उधार के सिंदूर से आप काम चलाते रहोगे। इसलिए इतिहास बदलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरदार पटेल को अपनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाए जाने का एजेंडा छेड़ा जाता है, प्रोपेगेंडा छेड़ा जाता है। इसलिए राहुल अपने क्या नाम है नेहरू जी और अपने सरदार पटेल के बीच में विवाद दिखाया जाता है। वो विवाद कहीं भी नहीं था। उन दोनों के बीच के आपस की तमाम पत्राचार पब्लिक डोमेन में, हर जगह डोमेन में, उसके बावजूद उसको जानबूझ के फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी कमजोरी, अपनी कायरता और आजादी के आंदोलन से अपनी दूरी को जस्टिफाई करने की फिराक में रहते हैं। उसके लिए तर्क है नहीं, फैक्ट्स है नहीं, तो क्या करोगे? आप कुतर्क करोगे, मिसअप्रोप्रिएट करोगे, इतिहास बदलने की कोशिश करोगे, जो दो सबसे पक्के मित्र उनको लड़वाने की कोशिश करोगे। इसके अलावा ये कर भी क्या सकते?
सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री जी सावरकर के बारे में कहते हैं कि वो इतने कमिटेड थे, इतने देशभक्त थे, इतने फला थे, आजादी के आंदोलन में जितने भी लोग शहीद हुए, जो जेलों में गए, कितने लोगों का ऐसे इतिहास मिलता है आपको कि उन्होंने माफिया मांगी? जो बड़े लोग, बड़े नाम। और जब सत्यार्थी ये कह रहे हैं कि जो भगत सिंह और उनके साथी थे उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, लड़ते रहे, इसके बाद राइट विंग क्या कहेगा, ट्रॉल्स क्या कहेगा? तो आपने ठीक लिखा, वो भाग्य। कल से ये स्टोरी चल रही है, कल वो जिरह हुई थी कोर्ट के अंदर, और उसके बाद से कहीं कोई नाम लेवा नहीं। और अब एक नई फैसिलिटी और आ गई, आशीष भाई, दर्शकों के लिए बता दूं, आजकल कितना ही बड़ा देश का अंदर घटनाक्रम हो, कितना भी बड़ा, तो सोशल मीडिया पे आपको पता है ना, एक चीज होती है कि ट्रेंडिंग क्या क्या चल रहा है देश में। पोमेरियंस तो सारे कंट्रोल में है। तो अभी तक ये था कि जो भी देश की बड़ी खबर होती थी सोशल मीडिया पे, वो ट्रेंडिंग में आ जाती थी, 1 2 3 4 5 6। आपको जानकर हैरानी होगी, आप थोड़ी देर पहले आप भी कुछ कह रहे थे, पिछले 2 महीने से भारत में ट्विटर हो या फेसबुक, उस पर ट्रेंड भी वो करता है जो सरकार चाहती है। इतना कंट्रोल जो है वो हो चुका है सरकार के पास। अभी तक तो पोमेरियंस का कंट्रोल था, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी उनका कंप्लीट कंट्रोल आ गया। ये देखने की बड़ी जरूरी बात है। मैं 3 4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब भी मोदी जी का कोई इशू आता है कहीं पर भी, तो खटाक से ऊपर पॉजिटिव वाला जो भी होगा वो ट्रेंडिंग में मोदी आ जाएगा। राहुल गांधी का कल कोटा में क्या है, कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको, ट्रेंडिंग की लिस्ट में 20वें नंबर पे भी नहीं मिलेगा। और जब देखोगे तो हर दूसरा तीसरा ट्वीट वहां का मिलेगा। तो आशीष भाई, ये चीज देखने की कि कंट्रोल जो है भारत से बाहर भी जा रहा है मीडिया पे। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, अपने इंडिया अलायंस की मीटिंग में 8 तारीख को, कि अभी तक तो आप मीडिया की बात करते थे, सोशल मीडिया की भी ज्यादा वो मत कीजिएगा। उन्होंने बताया कि मेरे इतने फॉलोअर है यूट्यूब पे और मेरा अकाउंट कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो आशीष भाई, अभी तक क्या था कि अभी तक तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करके पोमेरियन चैनलों पर खेल होता था। अब मुझे लगता है वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि जो सोशल मीडिया की स्पेस थी, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे ट्विटर है, चाहे कहीं और है, उस स्पेस को भी हजम करने की तैयारी कर ली गई है। और ये जो कुछ हुआ है ना अदालत के अंदर, इसके बाद तो ये दिस केस बिकम्स ओपन एंड शट। कोई सावरकर पे राहुल गांधी ने कोई और किसी तरह का आरोप थोड़ी लगाया, उन्होंने तो केवल यही कहा माफी वीर थे, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, या उससे आपत्तिजनक कुछ कहा तो बता दो, अदालत में केस चलेगा क्या? और ये जिरह रिकॉर्ड पे आना, ये पूरे राइट विंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको पता है राहुल गांधी के खिलाफ माना नहीं कि तमाम केसेस इसी तरह की चीजों पर डाले जाते हैं। कभी आरएसएस के बारे में कुछ कह दिया, कभी मोदी के बारे में कुछ कह दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर सजा होती देखिए आपने, विपक्ष के नेता की सजा हुई 2 साल की, मेंबरशिप गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलती। अगर बैडमिंटन वाले होते तो उसको अब राहत भी नहीं मिलती। ये तो शुक्र है कि वो बिना बैडमिंटन वाले थे, जिन्होंने उस कहा कि आप मुझको बहुत सॉलिड तर्क दीजिए तो मैं आपको राहत दूंगा। वो सॉलिड तर्क हुए और राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे हुआ। वरना तो आप समझ लीजिए आज की तारीख होती तो क्या परिस्थिति होती, आप समझ सकते हैं। ये केस आपने एसआईआर में भी देख लिया, अभी आपने मीनाक्षी नटराजन केस में भी देख लिया, और भी देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई। तो ये आशीष भाई जो कुछ है ना, ये सावरकर वाला इशू, जिस तरीके से किताबों के अंदर सिलेबस बदलने की बात, पाठ्यक्रम बदल बदल के अपनी चीजों को भरने की बात, ये एक पूरे का पूरा जो कुंठा थी पिछले 100 साल की, उसको दूर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये जो आज की पीढ़ी है, देखिए माफ कीजिएगा, आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा आजादी के आंदोलन से, उन सारी चीजों से कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता बचा नहीं। ये दुख की बात है। हमें अपने जो जितने भी गौरवशाली अतीत थे उसका पता होना चाहिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं नैरेटिव ही कुछ और चला दिया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सारे कलंक धुलवाने की फिराक में थी, लेकिन प्रपोत्र ने खुद ये बात कह के सात्विकी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया और इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कलंक इवेंट से थोड़ा धुलते हैं, कलंक धुलने के लिए झूठ का साबुन इस्तेमाल करोगे, बताओ? अरे सही सर्फ साबुन खरीदो। झूठ के सर्फ से कि आंख बंद करो, हाथ ऐसे घिस रहे हो, कह रहे हो हम बट्टी घिस रहे हैं, थोड़ा होगा। साबुन की बट्टी लाओ, घिसो, घिसो तो मिटेंगे सब नाम, पहले मिटेंगे तब कलंक मिटेगा। और ये सब नाम मिटेंगे तो आप भी मिटोगे, तब कलंक मिटेगा। कलंक का ऐसे थोड़ा मिटता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। और कायदे से कहें तो जजमेंट कुछ भी आवे, जजमेंट हमारा इस टॉपिक ही नहीं है कि हम जजमेंट के बारे में कोई प्रेडिक्शन करें। जजमेंट कुछ आवे, लेकिन ये न्यायिक रूप से अदालत में राहुल गांधी की बड़ी जीत है। मैं न्यायिक कह रहा हूं, मैं बैडमिंटनिक नहीं कह रहा हूं, ठीक है? हाँ, न्यायिक रूप से ये बड़ी जीत है। अब हम राहुल की आपको क्लिप सुनवा देते हैं।
उसके बाद जब माफी की बात हो रही है, माफी फर्क देखिएगा। पहले मैं 1 मिनट का किस्से सुना दूं, किस्सा नहीं है, हकीकत है। भगत सिंह की बात आई ना, सबसे ऊपर नाम लिया जाता है कि माफी नहीं मांगे। इस देश में एक झूठ फैलाया जाता है कि नेहरू और गांधी चाहे होते तो भगत को फांसी नहीं होती, नेहरू कभी मिलने नहीं गए। आपको पता है? नहीं पता होगा, जाइए डेट के साथ चेक कर लीजिए। नेहरू लाहौर जेल में जाकर के भगत सिंह से मिले थे। जवाहरलाल नेहरू, आज मैं बता रहा हूं, चेक करिएगा, जवाहरलाल नेहरू। और नहीं तो हमने तारीख के साथ कार्यक्रम पूरा डिटेल में किया था, एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में सुनिएगा। वो किताब ही जवाहरलाल पे लिखे, उसी चर्चा की कड़ी में हम लोग बहुत सारे जो झूठ फैलाए गए थे उनका मतलब उनको खंडित कर रहे थे, सच बता रहे थे, उस कड़ी में सब आया था। जेल में भगत सिंह से जवाहरलाल नेहरू ने मुलाकात की थी लाहौर में, और लाहौर में उस मुलाकात के बाद एक सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया था। उस दौर में ये माफीनामा नहीं कि हम आपके चरण धो के पिएंगे, आएंगे आपके करेंगे। भगत सिंह उनके साथियों को फांसी सुनाई गई थी। फांसी की सजा माफ की जाए, फांसी की सजा माफ की जाए, यही बात तो गांधी या नेहरू जाकर के अंग्रेजों से कहते कि इनकी फांसी की सजा माफ करो। फांसी की सजा की माफी के लिए जो उसमें मुख्य किरदार कौन था? भगत सिंह थे। भगत सिंह को तो लिख के देना पड़ता ना एक माफीनामा कि मुझे माफ किया जाए। वही माफीनामा लेकर के नेहरू या गांधी या अधिवक्ता जाते कि ये भगत ने माफी मांगी है, एक हम लोगों सब निवेदन आपसे करते हैं कि भगत की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए। भगत सिंह ने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। यहां तक और आगे बता दूं, इसमें भगत सिंह के पिताजी, जब ये सब जगह चला कि बातचीत हो रही है, अगर भगत सिंह माफीनामा लिख दें तो भगत सिंह की माफी के लिए लोग पैरवी करेंगे सारे लोग, और अंग्रेज माफी दे भी देते अंग्रेज अगर ये माफीनामा लिखे होते। लेकिन मुझे गर्व है कि नहीं लिखे भगत सिंह। भगत सिंह के पिताजी ने भगत के नाम पर हेमंत भाई, ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं, भगत के नाम पर एक चिट्ठी लिखती है, ठीक है, दस्खत की, बाबूजी हैं, पिताजी हैं, मार दिया। भगत सिंह को पता चला तो भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा और लिखा कि मैं शब्दों की मर्यादाओं को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ सकता हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन ये प्रयास करना, माफी मांगने वाला जो है, ये इसके बाद मुझे आपसे बात करने में भी अब मतलब वो नहीं अच्छा लग रहा है। बस शब्दों की मर्यादाएं और तमाम मर्यादाएं मैं इसलिए रखा हूं कि पिता आप मेरे। इतना क्रुद्ध हुए भगत सिंह, इतना क्रुद्ध हुए। लोगों को लगा क्या कि भाई बाहर माफीनामा लिख के उनके नाम पर दे देंगे, उनको पता चला एकदम कि हम मरने तैयार हैं, ये फांसी लटकाऊंगा। ये फर्क था। भगत सिंह, मतलब मैं साथ में नाम ले रहा हूं, कान पकड़ के माफी मांगता हूं। भगत सिंह के साथ नाम ही नहीं लेना चाहिए, मैं रोक लिया अपने आप को दूसरे वाले का नाम लेने से, नहीं लूंगा ना, भगत सिंह के अगल बगल नाम नहीं। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि नेहरू हम चर्चा करते हैं तो नेहरू के साथ हम दूसरे 56 इंच की फोटो भी ना दिखावें, एकदम नहीं। कोई तुलना, आसमान जमीन किसे तुलना होगा भाई। चलिए अब मैं सुनाता हूं आपको राहुल गांधी को, सुनाइए राहुल गांधी। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह,
उनको देश से माफी मांगनी है। ये हुई ना बात, माफी नहीं मांगेंगे, जीवन रहे न रहे। माफी मांगने में भी कोई गुरेज नहीं है हेमंत भाई। माफी गलत हम बोलते हैं, गलत मुंह से निकल जाए, माफी मांग ले। सच बोलने के लिए क्यों माफी? सच के लिए माफी मांगने वाला कायर होता है, डरपोक होता है? नहीं आशीष भाई, देखिए, गलती पर माफी मांगना, अपनी गलती पर, हमारा बहुत बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार फैक्चुअल गलती हो जाती है, बहुत चीजें होती है। तो अगले शो में हम पहला काम क्या करते हैं कि साहब उस शो में, उस वाक्य में हमसे ये गलती हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, दोनों करते हैं, गलती चाहे मेरी हो। क्यों? क्योंकि वो गलती जो आदमी स्वीकार करता है, अपनी गलती, वो बड़प्पन का प्रतीक। लेकिन एक विदेशी जो साम्राज्यवादी, वो पूरे का पूरा जो देश के ऊपर सत्ता थी, उससे माफी मांगना, फिर उसको फ्रीडम फाइटर कहना, ये केवल आरएसएस और मोदी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और इस देश में ऐसा माफियों का इतिहास बहुत थोड़ा है जिन बड़े नामों का आप जिक्र करो। आप गांधी जी कितने दिन जेल में रहे, नेहरू जी कितने दिन जेल में रहे, और सारे जितने फ्रीडम फाइटर, बहुतों ने तो अपनी जान भी दे दी, माफी का सवाल ही नहीं था। और आप एक उधार का सिंदूर ढूंढ करके लाए ना, उसके नाम के आगे वीर पता नहीं उसने लिखा, आपने लिखा, किसने लिखा, और वो भी माफी वीर मिल गया। अब पब्लिक डोमेन में बात थी कि 5 बार माफी मांगी, परपौत्र कह रहा 10 बार माफी मांगी, अब क्या मुंह दिखाएगी? इसीलिए आपने देखा होगा इतनी बड़ी खबर पूरे के पूरे पोमेरियन मीडिया से साफ है, एक वाक्य भी नहीं लिखा हुआ कहीं। वरना जो विवाद इस मामले पे चलता है लगातार दशकों से, ये स्टोरी लीड होनी चाहिए थी कि हो गया खुलासा, 10 बार माफी मांगी थी। ये होगी कि नहीं होगी? कहीं एक लाइन दिखा दीजिए मुझे, कहीं एक लाइन नहीं है खबर। तो ये जो खबर को हजम करके भी इतिहास को बदलने की, इतिहास को मिस अप्रोप्रिएट करने की, ये सारे के सारे कामों के चैंपियन हो चुके हैं आशीष भाई, याद रखिएगा इस बात को। सरदार पटेल को अपना बना लिया, कमाल देखिए, ये केवल ये कर सकते हैं और कोई और नहीं। मैं आशीष चित्रांशी का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं, बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। उनके नाम से देश के अंदर एक स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम, चुपके से राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन कराया और मोटेरा की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, किसी को नहीं पता लगा। सरदार पटेल के नाम पे सबसे बड़ी चीज स्टेडियम, और उसका नाम बदलवा के नरेंद्र मोदी लिखवा दिया उसको। ये कौन कर सकता है? और वही सरदार पटेल साहब जिन्होंने इनके आरएसएस पे बैन किया स्पीकिंग ऑर्डर पास करके, और वही नेहरू जिन्होंने बैन हटवाया। सरदार पटेल के प्रशंसक है, नेहरू को गालियां देते हैं। तो इनकी माया अपरंपार है, ये जो चाहे जैसे चाहे वैसे करने में सक्षम है। आज की तारीख में भी, उससे पहले भी, जो नरेंद्र मोदी जी का तो इतिहास बहुत गजब का है ही, पता है आपको, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वो तो 100 साल आगे पीछे पैदा हुए लोगों को साथ बिठा देते हैं, अद्भुत है उनका। लेकिन देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये बात कोई और कहे ना, विपक्षी कहे तो उसमें बात थी। खुद का परपोत्र अगर ये बात है कि 5 बार नहीं 10 बार माफी मांगी थी, रिकॉर्ड की बात है। इसके बाद मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना कि संसद में पिक्चर क्यों होनी चाहिए और बाकी क्यों होनी चाहिए, वो चीजें तो भाई आज की तारीख में इनके पास सत्ता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन की कल्पना कीजिएगा जिस दिन ये वीर सावरकर को कहीं भारत रत्न दे दे। ये करने में सक्षम है ये काम, क्योंकि इनको यही सब करना आता है। तो आशीष भाई, कुल मिलाकर के ये देश जो है बड़े विचित्र दौर से गुजर रहा है। यहां पर झूठ का ही साम्राज्य है और सच कहने पर आपको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। चलिए, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। इसके आगे देश के लोग कहें, वो सुने, वो समझे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।